हेलो एंड वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके से हमारा जो संविधान है ये डेवलप होना शुरू होता है और आज जो स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से किन किन फेजों से होकर पहुंचता है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक मूवमेंट रहे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहे हैं। अगर हमें आज का इतिहास समझना है, आज का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो पहले इसका इतिहास पता होना चाहिए, तो ये समझने में हमें बहुत आसानी मिल जाती है। देखते हैं क्या रहता है हमारा संविधान, किस तरह से ये बनता है। संविधान को बनाने की जिम्मेदारी या कह सकते हो आज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी जिम्मेदारी जाती है ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स 1600 में इंडिया में आए और इंडिया में आकर उन्होंने कुछ मेजर डेवलपमेंट किए। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि इंडिया पर आक्रमण करो। इंडिया में हमले किए गए, कई सारे हमले किए गए, कई सारे वॉर लड़े गए। कुछ इंपॉर्टेंट वॉर उनमें शामिल हैं जैसे बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी यानी बंगाल में ये लड़ाई लड़ी जाती है। इसके बाद जो डिसाइसिव बैटल रहता है, फाइनल बैटल रहता है बंगाल का, वो रहता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये बात तय कर देता है कि कौन राज नहीं करेगा, कि कौन राज करेगा बंगाल पर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर में कि भाई अब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही राज करेंगे, बंगाल पर और किसी का भी कब्जा नहीं रहेगा। अब ऐसा क्या हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में? देखो, बैटल ऑफ बक्सर में तीन फोर्सेस एक साथ लड़ रही थी, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम द एम्परर ऑफ इंडिया। तीनों की फोर्सेस एक साथ लड़ रही थी, किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों फोर्सेस को हरा देती है और जीत जाती है। जीतने के बाद अमूमन यही बात होती है कि भाई आपस में बैठो, टेबल पर बैठो और ट्रीटी साइन कर लो। और एक ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, जिसका नतीजा ये रहता है कि ब्रिटिशर्स डुअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर पाते हैं और जिसका पूरा श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव के पास। डुअल गवर्नमेंट यानी दीवानी और निज़ामत। अब दीवानी और निज़ामत को समझते हैं। दीवानी का मतलब होता है फिजिकल राइट, यानी आपके पास टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार होंगे, बजट के अधिकार होंगे, पैसों से रिलेटेड जो भी अधिकार हैं ये सब आपके पास होंगे। निज़ामत का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट यानी टेरिटोरियल राइट। अब बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की, तो बैटल ऑफ प्लासी हमारा हुआ था 1757 में। वहाँ पर दीवानी राइट्स ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद निज़ामत राइट भी आ जाते हैं, यानी बंगाल टेरिटरी यानी जहाँ तक कि बंगाल का इलाका है वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा और राज करने का यानी एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा। अब हम देखते हैं पूरी जर्नी ईस्ट इंडिया कंपनी की संक्षिप्त में कैसी रही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आई थी तो वो सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शन करती थी, यानी सिर्फ व्यापार करती थी। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी जीता, जिसके बाद उन्हें दीवानी राइट मिलते हैं यानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, और जो उनका मूल काम था कॉमर्शियल फंक्शन यानी व्यापार करना, वो दोनों ही काम कर रहे थे। कौन कौन से काम कर रहे थे? व्यापार करना और टैक्स कलेक्ट करना। अब ये दोनों काम इन्होंने शुरू कर दिए थे। 1765 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध भी जीत जाती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसमें क्या होता है कि निज़ामत राइट भी मिल जाता है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तीन काम हो जाते हैं। एक तो वो ट्रेडिशनली जो काम करते थे व्यापार करने का यानी कॉमर्शियल फंक्शन, दूसरा काम इन्हें मिल जाता है टैक्स कलेक्ट करने का, और तीसरा काम कर मिल जाता है इन्हें बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ये तीनों काम की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो जाती है। जब ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वॉर लड़ते हैं। जैसे बंगाल को कब्जे में किया, इसी तरीके से और छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमारे राज्य हैं, उन्हें भी कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वॉर लड़ते हैं इस दौरान, जैसे मैसूर वॉर हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, कर्नाटक वॉर हो गया। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी ये लड़ाई लड़ रहे थे, जिसे हम बोलते हैं 7 ईयर वॉर। ये अमेरिका में लड़ाई चल रही थी। तो बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, हर जगह पर इन्होंने लड़ाई छेड़ रखी थी, और लड़ाई के लिए चाहिए होता है पैसा। धीरे धीरे करके इनके पास पैसा होना ख़त्म हो जाता है। पैसा कम हो चुका है, अब इनके पास पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भागी भागी जाती है अपने पापा के पास, यानी पार्लियामेंट के पास,
और पार्लियामेंट पर शासन किसका चलता था? क्राउन का, या अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि क्राउन से मदद लेने जाते हैं। तो पार्लियामेंट इनकी बात मानता है और मदद करने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में कुछ लॉ लागू कर देता है। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी, तो अब आप मनमर्जी से काम नहीं करोगे, आप हमारी मर्जी से काम करोगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, इनको रेगुलेट करेगा कौन? पार्लियामेंट। इसलिए जो एक्ट पास होता है उसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब मनमानी नहीं चलेगी, पार्लियामेंट बताएगा क्या करना है, क्या डूज रहेंगे, क्या डोंट रहेंगे, क्या नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट में बताई जाएंगी, लेकिन ओनरशिप नहीं जाएगी। समझना इस चीज़ को कि ओनरशिप किसकी रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट ही रहेगी, ओनरशिप चेंज नहीं होगी। बस उसके फंक्शंस को हल्का सा रेगुलेट किया जाएगा, दिशा दी जाएगी, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रीजंस की हम ऑलरेडी बात ही कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे युद्ध हो रहे थे और बहुत सारे युद्ध में एक युद्ध है हमारा मैसूर वॉर। मैसूर वॉर में हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं, जिसकी वजह से एक धब्बा लगता है, ब्रिटिशर्स की इमेज को टार्निश होती है इमेज, यानी एक हार का धब्बा लग जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के हारने को ब्रिटिशर्स की हार माना जाता है, यानी पूरे ब्रिटेन की हार माना जाता है। इस बात से ब्रिटिशर्स यानी पार्लियामेंट भी बहुत नाराज़ थे कि आप हमारी बेइज्जती क्यों करा रहे हो बाहर जाकर, ठीक है। और दूसरा कारण तो हमें पता ही है कि भाई पैसे कम पड़ गए थे, पैसों की ज़रूरत थी, तो 1 मिलियन पाउंड का यहाँ पर लोन लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है। एक जो मेन समस्या थी जिससे भी निपटना था वो थी करप्शन एंड नेपोटिज्म। करप्शन और नेपोटिज्म से सुलझने के लिए कुछ कदम उठाए भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कदम नहीं रहे थे। एक बार हम प्रोविजंस पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए थे। जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स रह रहे थे वहाँ पर उन्होंने अपना एक जनरल बैठा रखा था। जैसे बंगाल में एक जनरल बैठा रखा है, बॉम्बे में एक जनरल बैठा रखा है, मद्रास में एक जनरल बैठा रखा है। यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जहाँ पर उनका राज हुआ करता था, वहाँ पर एक गवर्नर हुआ करता था। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी सभी गवर्नर रहेंगे, लेकिन बंगाल का जो होगा हेड उसे बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इनमें पहले अपॉइंट कैसे किया जाता है? वारेन हास्टिंग को। अब इनकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि सारे जो और गवर्नर्स हैं ये इनके अधीन आ जाते हैं। एक तरीके से सारी डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नर ऑफ बंगाल के पास चली जाती है और बाकी सारे गवर्नर बस इनको मदद करने के लिए होते हैं। अब ये अकेले कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए डिसीजन लेना है, तो अकेले डिसीजन नहीं लेंगे। इनको एक काउंसिल दी गई है जो इन्हें एडवाइस देगी, और उस काउंसिल में 4 मेंबर होंगे और एक ये खुद होंगे, यानी 4+1 का कॉम्बिनेशन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। इस एक्ट में प्रावधान होता है, लेकिन इस्टेब्लिश हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है 1774 में। और इसके पहले जो चीफ जस्टिस बनते हैं सर एलिजा इम्पे। इनके साथ साथ 3 और जजेस भी यहाँ पे बैठाए जाते हैं। मैंने जैसे बताया था कि करप्शन को रोकने के लिए काम किया गया था, तो करप्शन को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव काम जो समझा गया वो ये था कि भाई प्राइवेट ट्रेड को रोक दिया जाए। अब प्राइवेट ट्रेड को समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, इंडिया में जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप जा रहा है, ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है और हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्यों ना हम एक काम करें कि हम अपना ट्रेड शुरू कर दें, एक पैरेलल ट्रेड शुरू कर दें कि कंपनी का ट्रेड तो चल ही रहा है, साथ साथ हमारा भी ट्रेड चलता रहे, जिससे एक मोटा प्रॉफिट ये लोग अर्न कर पा रहे थे ऑफिशियल्स। और दूसरा कारण ये भी था कि जो भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे ये काफ़ी करप्शन कर रहे थे, बड़े बड़े गिफ्ट्स लिए जा रहे थे, ठीक है, ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे थे, ये चीज़ें भी चल रही थी। तो यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है कि कोई भी ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इतने सारे कदम उठाने के बावजूद कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं। अब क्या डिफेक्ट रहते हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं।
अब जैसा कि हमने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है कॉमर्शियल फंक्शन, यानी वो व्यापार करते हैं, लेकिन बंगाल में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभाल लिया था, यानी दो काम कर रहे थे वो, एडमिनिस्ट्रेशन का और कॉमर्शियल फंक्शन का। अब जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है वही ऑफिशियल कॉमर्शियल का भी काम कर रहा है, कोई सेपरेशन नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा केओस था, बड़ी कन्फ्यूजन आपस में ही हो रही थी। तो नो सेपरेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बात, जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में नहीं थे बल्कि ब्रिटेन में, जैसे पार्लियामेंट है, क्राउन है या वहाँ पे रहने वाले लोग, वो चाहते थे कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी टेरिटरी कब्जे में ले रही है, जितनी टेरिटरी पर वो राज कर रही है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पजेशन ना बोला जाए, उसे ब्रिटिश पजेशन बोला जाए। ठीक है, उसे ब्रिटिश पजेशन बोला जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, ब्रिटेन के सोल्जर्स का इस्तेमाल करती है उस टेरिटरी को जीतने के लिए। तो ऐसे में जो जगह जीती गई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ना कहकर ब्रिटेन की बोली जाए। और करप्शन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रुक नहीं पाया। 3 मेजर डिफेक्ट फिर भी रह जाते हैं। इन डिफेक्टों को सही किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट में, जो कि आगे चल के आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देख सकते हो, आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।